नमस्कार दोस्तों, स्टूडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलो दोस्तों, मेरे पास एक लेटर है और ये लेटर मैं आपको दिखा देता हूं। और ये लेटर अगर आपको अभी डाउनलोड करना है तो नीचे कमेंट में जाइए, कमेंट में आपको ये लेटर देखने को मिल जाएगा। तो ये लेटर कौन सा है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये लेटर है 1 साल पुराना, जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हुए थे ना, तब ये जारी हुआ था। ये 27 जनवरी का है, 2020 का है। तो इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कुछ नियम है। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट है जिनको पता है और बहुत सारे वर्ग दो के ऐसे भी मेरे साथी है, भाई बहन है, जिनको अभी नहीं पता कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है। अगर वो कंफ्यूज है तो इस लेटर को पढ़ लीजिए। मैं उनके सभी जितने भी कंफ्यूजन है दूर कर दूंगा। अगर आपको जो भी कुछ पूछना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधित, दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पर आप मैसेज डायरेक्ट करें, मैं वहाँ पर डायरेक्ट आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चले। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधित जारी हुआ था। आप देखिए, एक क्लियर एक बात और कर दूँ, ये तो एक नियम है क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पर ले जाना है ना। लेकिन जो दूसरे नियम है जिसमें विवाद है, वो आपका डीपीआई डिसाइड करेगा, जैसे डबल डिग्री और दूसरे कुछ भी प्रॉब्लम्स है, इशू है वो। ओके, तो उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो कुछ वो जो इशू आ रहे डबल डिग्री अलाइड सब्जेक्ट, और ये डीपीआई इस पर डिसाइड करेगा। ओके, उस पर हम कभी और बात करेंगे। तो ये उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पूर्व दस्तावेजों सत्यापन के संबंध में आप देख सकते हो। यहाँ पर पहला यही लिखा हुआ है कि सत्यापन के दौरान दोस्तों सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको जो भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट में जाकर, वहाँ पर एक लिंक है इंस्टाग्राम की, आप मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ से पूछ लीजिए। सत्यापन के दौरान केवल सारभूत कारणों से किसी दस्तावेज को अमान्य किया जा सकेगा। सामान्य टंकन त्रुटि, वर्तनीय अक्षर विन्यास के आधार पर किसी दस्तावेज को अमान्य न किया जाए। विवाह के कारण होने वाले उपनाम में भी होने वाले परिवर्तन के आधार पर किसी दस्तावेज को अस्वीकार नहीं किया जा सकेगा। इसी प्रकार परंपरा के अनुसार पिता अथवा पूर्वजों के नाम उपनाम को आधार बनाकर दस्तावेजों को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार के विरोधाभासी स्थिति में वरिष्ठ कार्यालय से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब है दोस्तों, अगर आपकी सरनेम में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा। आपके पिता के नाम में, पिता की सरनेम में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा। अगर शादी के कारण आपकी सरनेम चेंज हो गई तब भी आपको बाहर नहीं किया जाएगा। एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई फर्क आपको पड़ने वाला नहीं है। ठीक, बहुत ज़्यादा सारभूत कारण है तभी आपको उस पर आपत्ति ली जा सकती है। अगला है कि पीबी द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 हेतु परीक्षा द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई जन्मतिथि की प्रविष्टि एवं कक्षा 10वीं 12वीं उत्तीर्ण की अंक सूची से भिन्नता पाई जाती है तो उस अभ्यर्थी की कक्षा 10वीं 12वीं उत्तीर्ण की अंक सूची में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आपने ऑनलाइन में जन्मतिथि गलत डाल दी है लेकिन आपकी मान्य कौन सी होगी, 10वीं वाली 12वीं में जो अंकित थे वही मान्य होगी। ठीक है, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा मध्य प्रदेश के बाहर किसी अन्य राज्य के शिक्षा मंडल से 10वीं तथा 12वीं की ऐसी अंक सूची धारण करता है जिसमें उसकी जन्मतिथि अंकित नहीं की गई है, तो ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम इस तथ्य पर विचारण की आवश्यक होगा कि संबंधित राज्य में जन्मतिथि मान्य किए जाने के संबंध में किन दस्तावेजों को मान्य किया गया। ये अदर स्टेट के लिए है। अगर उनके पास मार्कशीट है लेकिन उसमें उनकी जन्मतिथि अंकित नहीं है तो आपको वो डॉक्यूमेंट दिखाना होगा जो आपके राज्य में मान्य है, जन्म तारीख के लिए जो मान्य किया गया है। हमारे मध्य प्रदेश में तो 10वीं 12वीं की मान्य की है कि इसमें अगर आपकी अंक सूची अंकित है, जन्म सूची, तो आप उसमें बता सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार कक्षा 10वीं अथवा 12वीं की अंक सूची प्रस्तुत न कर अभ्यर्थी द्वारा किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से जन्मतिथि का प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है तो सबसे पहले उसकी मूल अंक सूची का अवलोकन कर यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि उसकी अंक सूची में जन्मतिथि अंकित है या नहीं। वही बात है। ठीक है, अगला नियम है कि स्नातक परीक्षा जिस विषय में उत्तीर्ण की गई है उस विषय की अंक सूची आपको लगाना पड़ेगा। माध्यमिक शिक्षक के लिए नियोजन हेतु मान्य होगी। फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत हिंदी एवं अंग्रेजी उत्तीर्ण परीक्षार्थी माध्यमिक शिक्षक हिंदी एवं अंग्रेजी विषय के पद हेतु नियोजन के लिए मान्य नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट गणित में बाहर इंग्लिश में बाहर हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने जिनका इंग्लिश मेन सब्जेक्ट नहीं था फिर भी उन्होंने इंग्लिश से अप्लाई किया। उनका फाउंडेशन में था या फिर इनका इंग्लिश मीडियम था, इस कारण उन्होंने अप्लाई कर दिया, तो कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। चले आगे देखते हैं। अगला नियम है कि पीबी द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में जिन परीक्षार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में स्वयं को अतिथि शिक्षक के रूप में दर्ज कराया गया है उनके अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होंगे। सिंपल सी बात है, अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि स्कूल शिक्षा विभाग
जनजातीय कार्य विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों के अधीन तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यरत अतिथि शिक्षकों के अनुभव को ही मान्यता दी जाएगी। मतलब कि डीपीआई और आपके ट्राइबल इनके द्वारा जो आपको प्रमाण पत्र जारी किया गया है वही अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। ओके, यहाँ पर आपका किसी दूसरे कॉलेज से जो आपको प्रमाण पत्र दिया जाता है कॉलेज वालों को, उनको मान्य नहीं होगा। ओके, चलिए, जिसे यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि स्पष्ट किया जा रहा है कि अन्य विभाग जैसे कि उच्च शिक्षा विभाग, अतिथि विद्वान अथवा राज्य के बाहर से प्राप्त इस प्रकार के अनुभव प्रमाण पत्रों को मान्यता नहीं दी जाएगी। अगला नियम है पीईबी द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 हेतु परीक्षार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में प्रथम दृष्टया उनके द्वारा अंकित विवरण ही मान्य होगा। उन्होंने जो अपना इन्फॉर्मेशन दी है वही मान्य होगा। इसमें यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रकार के परिवर्तन अथवा त्रुटि सुधार की अपेक्षा की जाती है तो इसका निर्णय वरिष्ठ स्तर पर ही किया जाएगा। मतलब आगे स्तर पर ही किया जाएगा। जो आपकी जो वेरिफिकेशन होगा वो तो अभी यहाँ पर स्तर पर होगा, लोकल स्तर पर, आपके डाइट कॉलेज हो कुछ भी, ठीक है। अगर कुछ ज़्यादा आपके फार्म में कुछ ऐसी त्रुटि है जिसको इग्नोर नहीं किया जाता है तो बड़े ऑफिस से ही, आगे के ऑफिस से ही उसका निराकरण किया जाएगा। हो सकता है आपको होल्डर में डाल दे। सत्यापन के दौरान इस तरह के मामलों में किसी प्रकार का विचार नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में केवल क्रीमीलेयर, ये दोस्तों 6 नंबर का ही, ये ओबीसी संबंधित है। अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है तो ही आपको ओबीसी में काउंट किया जाएगा, अदरवाइज आपको अन्य में अनारक्षित में काउंट किया जाएगा। अगला है कि विषय तथा वर्गवार निर्धारित दस्तावेजों के अतिरिक्त किसी अभ्यर्थी से किसी अन्य दस्तावेज की मांग नहीं की जा सकेगी। मतलब आपसे आपके वेरिफिकेशन, मतलब कि शैक्षणिक योग्यता है, आपके कास्ट सर्टिफिकेट जो जरूरी है वो सर्टिफिकेट ही मांगे जाएंगे, कुछ दूसरी चीज़ें नहीं मांगी जाएंगी। सत्यापनकर्ता को, ठीक है, सत्यापनकर्ता को अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों का ही मूल दस्तावेजों सत्यापन करना है। आपने जो अपलोड किया है वही आपको चेक किए जाएंगे। किसी दस्तावेज की अनुपलब्धता की दशा में किसी प्रकार के अन्य दस्तावेजों की मांग अथवा शपथ पत्र आदि को ग्राह्य किया जाना पूरी तरह से वर्जित होगा। मतलब कि दोस्तों जो डॉक्यूमेंट वहाँ पर जरूरी है वो आपको ले जाना ही पड़ेगा। जैसे कि आपके शैक्षणिक योग्यता आपने जो अपलोड की है, आपने कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ये आपने अपलोड कर दिया और वहाँ पर आप जाकर आप शपथ पत्र बता रहे हो तो ये मान्य नहीं होगा। वो डॉक्यूमेंट, आपकी शैक्षणिक योग्यता, आपके सर्टिफिकेट ये जरूर लगेंगे, ठीक है। आगे विवाह, जीवित संतानों आदि के संबंध में शपथ पत्र, वचन पत्र आदि नियुक्ति की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त किया जा सकेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो विवाह के बाद चेंज होती है, संतान संबंधित है, ये शपथ पत्र और वचन पत्र लगते हैं, लेकिन बाद में जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तब लगेगी, ठीक है। अभी आपको सिर्फ आपकी जो मेन डॉक्यूमेंट है वही वेरिफिकेशन करवाना है। अभी आपको कोई शपथ पत्र वपथ पत्र नहीं लगेगा। यहाँ यह भी पुनः स्पष्ट किया जाता है कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के अनुसरण में अभ्यर्थी का नियुक्ति के संबंध में विज्ञापन जारी किए जाने के दिनांक अर्थात विषय अंकित मामले में दिनांक 30/12 तक उपाधि रहित किया जाना अनिवार्य। ये दोस्तों सिंपल सी बात है। आपके जो जितने भी शैक्षणिक योग्यता है, डीएड बीएड है, आपकी कॉलेज है, वो 30/12/2019 तक कंप्लीट होना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं सर इसकी डेट बनना चाहिए, तो यार ये डेट हमारे ऊपर नहीं है, ये आगे का नियम है। अगर डेट बढ़ती है तो वो हमको बताते, मतलब कि आगे से आदेश आ जाता। अभी कोई डेट बढ़ी नहीं है, 30/12/2019 तक ही आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना, सिंपल सी बात है। तो ये दोस्तों कुछ नियम थे, ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नियम चेंज नहीं होते, ठीक है। ये आपके वेरिफिकेशन में अभी भी इन्हीं नियमों को फॉलो किया जाएगा। कुछ है इशू आ रहे हैं होल्ड और इनको लेकर, रिजेक्ट को लेकर, तो ये डीपीआई अपने स्तर पर उसको ठीक करेगी, ओके। और उसके लिए फिर आपको अलग से आदेश जारी कर देगी। चलिए, और बाकी मैं बहुत सारे कैंडिडेट पूछे तो सर डबल डिग्री का क्या होगा, होल्ड वालों का क्या होगा और फिर अलाइड सब्जेक्ट का क्या होगा, तो इसके लिए मैं जानकारी जुटा रहा हूँ दोस्तों। अभी मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, मैं आपको जरूर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वीडियो ज़्यादा लंबा चला जाएगा, है ना। ईडब्ल्यूएस वालों की भी एक प्रॉब्लम है, अभी उनका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया तो उनको क्या करना चाहिए, तो इस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।